हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी 71st टेस्ट सीरीज यूनिट 6 सोल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि संभावित डेट जो पीटी का है वो 10 सितंबर है। तो आज से अगर हम लोग जोड़े तो लगभग आपके पास 75-80 डेज बच रहा है दोस्तों। उससे पहले बात इस टेस्ट सीरीज सोल्व करने से पहले हम लोग एक दो चीज़ों के बारे में बात कर ले दोस्तों। पहली बात तो यह है कि आपको लास्ट डेट जो फॉर्म फिलअप करने की है वो 30 जून है। तो उसका वेट ना करके पहले ही आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं किए। दूसरी बात है कि आपके किस तरह की तैयारी है, उस अनुसार आप स्ट्रेटेजी बनाए। ये नहीं कि कोई कोचिंग बोल रहा है कि इस तरह करो तो ऐसा करना है। आपके तैयारी के अनुसार आपका स्ट्रेटेजी बनना चाहिए। और तीसरी बात यह है दोस्तों कि एटलीस्ट 2 टेस्ट पेपर सप्ताह में ज़रूर सोल्व करें। एटलीस्ट 2 उससे ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 आपको करना ही चाहिए। और वो कैसे करना है दोस्तों? कोशिश करें कि आप क्वेश्चन पेपर लेकर बैठे, ओएमआर लेकर बैठे। आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो उसमें 1-2 नंबर का डिफरेंस हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको ओएमआर रंगने में गलत हो जाती है कभी-कभी। कभी-कभी ओएमआर रंगने में आपको आधा घंटा से 35 मिनट 40 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये सब आपको टाइम ओएमआर में रंगोगे बनाओगे तो पता चलेगा। तो आइए हम लोग आज का टेस्ट सोल्व करते हैं दोस्तों। ये हम लोग यूनिट 6 सोल्व कर रहे हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पॉलिटी से होगा दोस्तों, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होगा, ज्योग्राफी स्पेशल। फिर आपका होगा दोस्तों इसमें करंट अफेयर 30 होगा, और 5 रीजनिंग और 5 मैथ होगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन आज देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। कौन सा इसमें जो गिवन 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा फीचर नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम का? तो पहला क्या है दोस्तों? परमानेंट गवर्नमेंट। क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम परमानेंट गवर्नमेंट होती है? अगला क्या है? फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल तो हो सकते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। द रोल ऑफ अपोजिशन इज इम्पोर्टेंट है ही। अगर हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि परमानेंट नहीं है। अगर वो मेजोरिटी खो देती है तो डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें गलत कौन सा है? तो ए परमानेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा दूसरा क्या है? स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? पावर इज डिसेंट्रलाइज इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पावर डिसेंट्रलाइज होता है दोस्तों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। क्यों? अगर हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। उसको मन होगा तो फॉरेन मिनिस्टर को हटा देगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ पे बोलते हैं, तो उसको हटा देगा, डिफेंस मिनिस्टर को हटा देगा। जो मन होगा उसको वो कर सकता है। उसको बहुत पावर होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को बहुत पावर होता है। तो ये आपका एक गलत हो जाएगा दोस्तों। स्टेटमेंट एक गलत है। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। तब बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। कितना है दोस्तों मिनिमम एज? ये तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, 30 ईयर्स। और लोकसभा के लिए कितना है दोस्तों? लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 ईयर है। लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर। फिर असेंबली के लिए कितना है? स्टेट असेंबली के लिए भी 25 ईयर है दोस्तों। लोकल बॉडीज के लिए कितना है? जैसे पंचायत वगैरह, उसके लिए 21 ईयर है लोकल बॉडीज के लिए। आप ये सब शॉर्टकट समझ लेना। लोकल बॉडीज के लिए 21 ईयर है। और राज्यसभा के लिए कितना है दोस्तों? 30 ईयर। और प्रेसिडेंट के लिए कितना है? 35 ईयर। प्रेसिडेंट के लिए कितना है? प्रेसिडेंट के लिए सॉरी दोस्तों, प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना एज है। प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है? लोकसभा से भी बन सकता है और राज्यसभा से भी बन सकता है। तो लोकसभा से अगर वो 25 ईयर कंप्लीट है और वो जीत गया तो 25 ईयर मिनिमम एज कंसिडर कर सकते हैं। तो 25 ईयर का भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है दोस्तों। ये है आपका इसमें एक्सप्लेनेशन। ऐसे आपको कोई उतना ज़्यादा बताएगा नहीं दोस्तों इतना, तो आप सही से देखें। क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है केवल कि हम केवल टिक मार के वो आगे बढ़ते जाए। उसका जो कंसेप्ट है, क्योंकि सेम टू सेम तो क्वेश्चन आएगी नहीं।
हम लोग को कंसेप्ट ही क्लियर करना है। इससे कितना 5-6 क्वेश्चन इससे तो आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, हाउ इज द राज्यसभा डिजोल्व। राज्यसभा क्या डिजोल्व होती है इंडिया में? नहीं, 6 ईयर टर्म होता है राज्यसभा का। 6 ईयर टर्म होता है। कितना एज होना चाहिए? 30 साल एज होना चाहिए। 6 ईयर टर्म, 2/3 एवरी सेकंड ईयर क्या होता है दोस्तों बताइए? 2/3 नहीं दोस्तों, 1/3 एवरी सेकंड ईयर रिटायर हो जाते हैं। 1/3 एवरी सेकंड ईयर रिटायर्ड हो जाते हैं दोस्तों। 1/3 एवरी सेकंड ईयर रिटायर होते हैं इसमें। और इसमें आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि इसमें कितना अभी संख्या है टोटल, 250 है, 245 है, आप हमको बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। द लोकसभा हैज मोर पावर देन द राज्यसभा इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल गलत है दोस्तों। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में दोनों का पावर सेम होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों कि अमेंडमेंट जो पार्ट है वो कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट में है, 20 में है कि 18 में है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सब क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, तो जरूर आप बताएं। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, ये सही है बिल्कुल। तो क्या आंसर हो जाएगा? बोल रहा है सही, तो बोल रहा है सही, तो ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। विच पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन एग्जामिन करता है दोस्तों? ये आपका बताइए। एग्जामिन करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। कौन एग्जामिन करता है दोस्तों? पब्लिक अकाउंट कमेटी। अभी आप बताए कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष जनरली होता है वो दोस्तों अपोजिशन पार्टी से होता है। तो अभी कौन है? तो अभी है कांग्रेस का केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल है, वेणुगोपाल केरला से है। ये आपका पैक का अध्यक्ष है दोस्तों। इसमें कितना टोटल मेंबर होता है? 15 मेंबर होता है दोस्तों लोकसभा से, और 7 मेंबर होता है राज्यसभा से। ये पैक। आगे देखते हैं दोस्तों, यूजुअली द मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट आर टेकन फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा। इन राज्यसभा और लोकसभा में जो स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर होते हैं दोस्तों, कैसे होते हैं, किस रूप में होते हैं? पहले तो हम लोग ये जान लें कि दो टाइप का कमेटी होता है, एक स्टैंडिंग कमेटी और एक एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी होता है वो दोस्तों वर्किंग परमानेंट होता है, मतलब वो डिजोल्व नहीं होता है जनरली। और जो एडहॉक कमेटी होता है वो किसी खास पर्पस के लिए, एक कुछ पर्पस के लिए बनाया जाता है, और वो पर्पस कंप्लीट हो जाती है तो खत्म कर दिया जाता है। तो क्या होता है स्टैंडिंग कमेटी और एडहॉक? स्टैंडिंग और एडहॉक। तो स्टैंडिंग परमानेंट होता है, एडहॉक किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, वो पर्पस कंप्लीट हो जाती है तो डिजोल्व हो जाता है। तो जनरली दोस्तों आपका जो कमेटी में मेंबर होते हैं वो जनरली ज्यादातर कमेटी में होते हैं लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। तो कितना रेशियो हो गया अप्रोक्स? राज्यसभा से 7 होते तो कितना हो गया? क्या पूछ रहा है? लोकसभा और राज्यसभा, तो 2:1 हो जाएगा। 7 दूनी 14 है, अप्रोक्स 2:1। तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप, अब आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि सबसे बड़ा कमेटी किस में है, सबसे ज्यादा मेंबर किस कमेटी में रहता है, तो होता है दोस्तों सबसे ज्यादा मेंबर एस्टीमेट कमेटी में होता है दोस्तों। किस में होता है बताइए? एस्टीमेट कमेटी होती है, यह एक एस्टीमेट कमेटी, इसी में सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं। और इसमें केवल लोकसभा से होता है, इसमें राज्यसभा से मेंबर नहीं होता है दोस्तों। और इसमें कितना मेंबर होता है? 30। कितना होता है? 30। तो ये सब क्वेश्चन पूछी जाती है दोस्तों, तो ये सब आप याद रख सकते हो। बाकी आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल अकबका के नहीं करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, मकसद हमारा यही है। और आप साथ में एक पेन और एक शॉर्ट नोट्स, पतला सा कॉपी या मोटा सा कॉपी जो भी हो लेकर बैठे, ताकि आपको जो भी कंसेप्ट नहीं क्लियर हो आप लिख ले। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एस्टीमेट कमेटी में कितना में? अभी मैंने बताया एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होता है। आपको सभी तरह के क्वेश्चन एक क्वेश्चन से आप क्लियर कर सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान से सुने और साथ में एक पेपर और एक पेन लेके बैठे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सुप्रीम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पहले तो जानेंगे किस आर्टिकल में है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन 131 में है दोस्तों। किस आर्टिकल में है आप देख लेना, एक बार मिला लेना। आर्टिकल 131 में है, तो इसको मिला लेना है एक बार।
डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन ऑफ इंडिया एंड वन मोर स्टेट, बिल्कुल सही है। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ये कहीं मेंशन नहीं है दोस्तों, यूनियन ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, ये आप कहीं उतना का मेंशन ही नहीं देखे हैं कहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू फंडामेंटल है, बिल्कुल ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। और डिस्प्यूट ऑफ टू और मोर स्टेट, बिल्कुल ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, तो दो हटा दीजिए, दो यहाँ हटा दिए, दो यहाँ हटा दिए, दो यहाँ हटा दिए, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मिलान करना दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। 10 में क्या करना है? मिलान करना है। तो देखते हैं, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इसमें क्या हो जाएगा? आर्टिकल कौन सा होगा? डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा दोस्तों, एक का क्या हो जाएगा? एक का 1 हो जाएगा। आर्टिकल 71, एपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल केसेस, तो ये क्या हो जाएगा? आर्टिकल 133। जैसा मैंने बताया कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 131, और फिर आर्टिकल 132 से एपीलेट जुरिस्डिक्शन चालू होता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किसमें? आर्टिकल 143। सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये किसमें है दोस्तों? आर्टिकल 139 में। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आप देखिए एक क्वेश्चन से कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसमें है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में है, 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, एडवाइस जुरिस्डिक्शन 3 है दोस्तों, 132, 33, 34 तक है, तो ये सब आप देखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन 11 देखते हैं, 11 में क्या है? It is binding on the Supreme Court to express its opinion on matter referred to it by the President in exercise of its advisory jurisdiction। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ मैटर जाता है तो प्रेसिडेंट के द्वारा, तो बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट को उस पर डिसीजन देना ही होगा, तो ये गलत है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पे ये बाइंडिंग नहीं है। अगला क्या है? ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट पे ये बाइंडिंग नहीं है। Any reference received under the power of advisory jurisdiction is heard by full bench of the Supreme Court, ये सही है। Opinion of the Supreme Court expressed on the reference received under advisory jurisdiction is not binding on the government, बिल्कुल सही है दोस्तों। Only one reference can be sent, बिल्कुल only one reference कैसे? बहुत सारे रेफरेंस सेंड कर सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, 2 और 3 है आंसर, तो आपका 11 का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सी। आगे देखते हैं दोस्तों 12, इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर जुडिशियल रिव्यू एट द बेसिक स्ट्रक्चर, तो किसमें? पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर किसमें किया? बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में किया दोस्तों, 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ। क्या बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन है? बिल्कुल नहीं डिफाइन है दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, और डिफरेंट जजमेंट से बहुत सा बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। तो जुडिशियल रिव्यू किस में आया? तो ये मिनर्वा मिल केस 1980 में आया दोस्तों, किसमें? मिनर्वा मिल केस 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनजैक एक्ट वाज पास बाय पार्लियामेंट इन द ईयर 2014, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जी? तो पूरा फुल फॉर्म हम लोग जान जाते हैं, एनजैक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देख लीजिए, नेशनल, एक मिनट, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में तक। जे का मतलब क्या है? जुडिशियल, एन का मतलब क्या होगा? नेशनल, ए का मतलब अपॉइंटमेंट, और सी का मतलब कमीशन, तो ये क्लियर है दोस्तों। अगला देखते हैं 14 में असर्शन और रीजन दिया है, the decision and order of the high court are binding on all authorities, citizen and government institution, बिल्कुल सही है, डिसीजन बाइंडिंग होता है। द हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बिल्कुल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वाज पास इन 2010 में, ये सब आपको बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आपका रिजल्ट का एक ही मैटर है दोस्तों कि आपको आसान क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। 16 में आते हैं दोस्तों,
16 में क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिब्यूनल कौन सा आर्टिकल के तहत कंस्टिट्यूट है, तो आर्टिकल 323 ए और 323 बी है ट्रिब्यूनल में। एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक और में क्या है दोस्तों, बताइए आप कमेंट बॉक्स में। 323 ए और 323 बी, आर्टिकल 323 ए, 323 बी। एक अदर के लिए है, एक क्या है बताइए। ये आपका ये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 16 देखते हैं। Which which qualification is not prescribed for appointment to the post of governor under Article 157 and 158 of the Constitution? तो आप पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिए। इज क्वालिफाइड टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सही है। बिलोंग टू द स्टेट इन विच ही इज टू अपॉइंटेड, एक कन्वेंशन है दोस्तों कि स्टेट से गवर्नर नहीं बिलोंग होना चाहिए, और अपॉइंटमेंट के समय मुख्यमंत्री से कंसल्ट करना चाहिए प्रेसिडेंट को। तो ये गलत है, बी सही नहीं है। The emolument and allowance of the governor of a state cannot be reduced during his term of office, बिल्कुल सही है। ऑफिस के समय ये कम एमोलमेंट और अलाउंस कम नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ a state during the term of office on the ground of constitutional misconduct, ये गलत है दोस्तों। आपका ए आंसर केवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए आंसर हो जाएगा। उनका टर्म कंप्लीट हो जाएगा गवर्नर का, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट के लिए किया जा सकता है, लेकिन ड्यूरिंग टर्म नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? 18 देखते हैं। इसमें मिलान करना है दोस्तों। क्या करना है? मिलान करना है। तो देखते हैं क्या मिलान करना है। जुडिशियल पावर क्या हो जाएगा बताइए 18 का? जुडिशियल पावर किसमें है दोस्तों? तो आर्टिकल 161 हो जाएगा। पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, ये तो सबको याद होना चाहिए, बी का 4 हो जाएगा। पावर टू गिव असेंट टू द बिल क्या हो जाएगा दोस्तों? सी का 3 हो जाएगा। और एक बचा पावर टू समन एडजॉर्न एंड डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 2 हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या है एक बार और रिपीट कर दे रहा है। जुडिशियल पावर किसमें? आर्टिकल 161 में। पावर टू समन एडजॉर्न एंड डिसॉल्व लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 174 में। पावर टू असेंट द बिल आर्टिकल 200, और पावर टू इशू ऑर्डिनेंस आर्टिकल 213। और पावर टू इशू ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? 123। अब देख लेना एक बार, शायद 123 ही है, कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी। ये 19 का क्या? अंडर व्हिच आर्टिकल द गवर्नर कैन एक्ट इन सर्टेन लिमिटेड मैटर इन हिज डिस्क्रिप्शन, तो ये आर्टिकल 163 में होगा दोस्तों। 19 के क्या? बी आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? It will be the duty of chief minister to provide all the information related to the executive or legislature of the state to the governor. This provision has been made in आर्टिकल 167। ये गवर्नर से आर्टिकल 167 में है। और आपका प्रेसिडेंट से कितना में है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट को सब इन्फॉर्म करेंगे, बताइए 77 होगा शायद। ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल 74, 75, 77, 78, और इसमें 163, 164, 167 ऐसा सब याद रखना है आपको। According to Article 164 of the Indian Constitution, the Chief Minister is appointed by Governor. अगला क्या है 22 का? In India, the Legislative Council of a state can be more than half of the size of a state legislative assembly. क्या बोल रहा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से हाफ होगा साइज? नहीं, 1/3 होता है दोस्तों। 1/3 होता है। मानिए कि 100, मैक्सिमम इतना हो सकता है, मिनिमम तो शायद 40 या 60 है, ऐसा कुछ है। एक बार देख लेना है आपको। मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम 40 हो सकता है दोस्तों। मिनिमम 40 और मैक्सिमम 1/3। जैसे 100 है तो 33 मैक्सिमम हो सकता है, और मिनिमम 40 होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होता लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप ये बताइए। अगला देख लेते हैं। द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट।
नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन गवर्नर नहीं, उसी का में से उसका मेंबर ही अपॉइंट करता है। तो नाइदर नाइदर वन नाइदर टू। तो किस किस स्टेट में अभी है दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल, बताइए। बताइए लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस स्टेट में है। तो आपका बताइए, बिहार में है, बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार उत्तर प्रदेश हो गया, तेलंगाना में भी है, और आंध्रा में भी है। नहीं नहीं, सॉरी दोस्तों, एक मिनट। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और कहाँ है दोस्तों। ये मैं लिख रहा हूँ, से पता नहीं क्या हो जाता है ऐसे कभी कभी। और कहाँ बताइए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, सही मैं बोल रहा था दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। कहाँ कहाँ है बताइए। इधर लिख दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ लेजिस्लेटिव, बिहार, यूपी, ये दोनों अगल बगल में है। आंध्रा तेलंगाना अलग अगल बगल में है, आंध्रा तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये भी अगल बगल में है। तो ऐसे याद कर लेंगे, ये 6 जगह, 6 स्टेट में है आपका। जैसे आपको ऐसे सुनने में याद होगा, आप साथ में लिखते भी जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकल बॉडी। तो 1/3। तो इसमें आप ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन बना रहे हो तो केवल इसी का जान ले, ऐसा थोड़ा नहीं कि यही केवल पूछेगा, और भी पूछ सकता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली से कितना यहाँ पे जैसे पूछा है, तो 1/3, मतलब विधानसभा से 1/3 लेजिस्लेटिव काउंसिल में होता है। लोकल बॉडी से मतलब पंचायत है सबसे, म्यूनिसिपैलिटी से 1/3 होता है। वहां पे जो टीचर से कितना होता है, तो टीचर जो होते हैं 3 ईयर का, जो 12th में कम से कम पढ़ाना चाहिए, तो उससे 1/12 होते हैं। फिर ग्रेजुएट होते हैं, उससे 1/12 होते हैं। ग्रेजुएट भी चुनता है जो ग्रेजुएशन जिनका 1/12 ग्रेजुएट, 1/12 टीचर, 1/3 लोकल बॉडी, 1/3 लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रेसिडेंट कितना को अपॉइंट करता है, 1/6, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 1/6। ये आपको याद होना चाहिए। प्रेसिडेंट, सॉरी, गवर्नर दोस्तों, प्रेसिडेंट नहीं, सॉरी। गवर्नर कितना को अपॉइंट करता है, 1/6, लोकल बॉडी 1/3, असेंबली 1/3, 1/12 टीचर, 1/12 ग्रेजुएट। मैं रफ में लिख दे रहा हूँ, आपको ये सब लिख लेना है, मैं तो बोल दे रहा हूँ। अब 24 में आते हैं दोस्तों। 24 का क्या है, मिलान करना है। तो देखिए, टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एकदम आपको याद होना चाहिए, क्या होगा, तो 172। फिर आपका डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 174। कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या हो जाएगा बताइए, 170। और लेजिस्लेटिव काउंसिल 169। तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना हो जाएगा, 500। मिनिमम कितना होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में, 60। कितना होना चाहिए, 60। और काउंसिल में कितना बताया दोस्तों, मैक्सिमम 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितना लेजिस्लेटिव असेंबली का है उतना उसका मैक्सिमम 1/3 होना चाहिए, और मिनिमम 40 काउंसिल में। अब यहाँ पे देखते हैं कि मिनिमम तो 60 होना चाहिए, लेकिन बहुत सा स्टेट में है वो 60 से कम में है, तो उसमें पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो कौन कौन सा स्टेट में देखते हैं। यही मकसद है दोस्तों कि क्वेश्चन आपको केवल टिक नहीं मारना है, आपको उसके साथ और क्या है कंसेप्ट वो सब क्लियर करना है, ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे। तो गोवा में आपका दोस्तों है कितना, गोवा में आपका सीट असेंबली में, जो विधानसभा है उसमें गोवा में है 40। मिजोरम में है, 40। गोवा मिजोरम में कितना हो गया, 40। सिक्किम में है 32। सिक्किम में कितना है दोस्तों, 32। इस पेन से मुझे थोड़ा सा लिखा नहीं जाता सही से दोस्तों। सिक्किम में 32। पुडुचेरी जो कि यूटी है, 30 है पुडुचेरी में। और आपका अरुणाचल प्रदेश एपी में कितना है, 60 है।
और मणिपुर में भी 60 है दोस्तों, जो कि वहाँ पे अभी इंटरनल वायलेंस ज्यादा हो रहा है। एपी में 60 और मणिपुर में 60, गोवा में 40, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। ये याद रखना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये आप नोट्स में लिख ले कहीं, समझे? ये सब आपको बहुत काम देगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 26। 26 में क्या है? स्टेटमेंट और रीजन है। The statement legislative council is in a state is constituted by parliament on the basis of resolution passed by legislative assembly। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 169 के तहत दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि विधानसभा को पारित करना पड़ता है 2/3 मेजोरिटी से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए 169 के तहत, और वही फिर अगर वो पार्लियामेंट में जाता हो तो वहां पे सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकता है। तो इसका अगला क्या है? आर्टिकल 360 इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस। बिल्कुल गलत है, आर्टिकल 360 नहीं यूज होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल मेजोरिटी से पास कर देती है। तो सी आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वाज द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड था? 1952 में। ये सब बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज आल्सो नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी। इसमें अगला क्वेश्चन वही है दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू पंचायत। इसमें क्रोनोलॉजी में सजाना है दोस्तों कि कौन पहले आया। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, बैक्स याद रखेंगे, BAGS, बैग्स। क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, इसको क्या से याद रखना है? बैग्स, फिर GT, बैग्स के बाद ए बैग्स कर दिया, उसके बाद GT कर देना है, GT। ये आपको क्रोनोलॉजी ये आता है दोस्तों। ये आपको आपको पंचायत में क्या पढ़ना है? पंचायत में आपको आर्टिकल पढ़ना है और ए पढ़ना है, क्रोनोलॉजी, और किसमें कितना सब्जेक्ट है, ये सब कुछ कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम करके जाना है। तो बी से क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी। जैसे यहाँ पे सजाने के लिए आया तो आप खुद सजा लोगे, जानोगे तो बैक्स और GT, बलवंत राय मेहता कमेटी। ए से क्या? अशोक मेहता कमेटी। फिर बताइए जी से क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ आप। जी से जीवी के राव कमेटी हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा? सिंघवी कमेटी। कौन? LM सिंघवी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए रिकमेंड किया था। कौन? LM सिंघवी, पंचायती राज को। बी से बलवंत राय, एस से अशोक मेहता, जी से जीवे के राव, एस से LM सिंघवी, और जी से क्या हो जाएगा? फिर GT, लास्ट में GT कर देना है। तो जी से गडगिल कमेटी, गडगिल, और टी से थंगन कमेटी। आपको याद रखना है। लिख दूं क्या दोस्तों? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बलवंत राय मेहता कमेटी। कब? फिर अशोक मेहता कमेटी, फिर जीवे के राव कमेटी, जीवे के राव, फिर सिंघवी। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, उतना अच्छा तो राइटिंग में नहीं लिख रहा हूँ, मगर आपको ये लिख लेना है कहीं। गडगिल, थंगन। थंगन कब बना था? 1989 में। 1989 में। गडगिल कब बना था? 1988 में। सिंघवी कब बना था? 1986। जीवी के राव कमेटी कब बना था दोस्तों? 1985। और बलवंत राय बताइए, अशोक मेहता बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोनों। तो इतना इसमें हो गया दोस्तों। ये सोल्व करने का यही मतलब है दोस्तों, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और बाकी आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। तो इसका आंसर 29 का क्या हो जाएगा बताइए? 29 का आंसर आपका हो जाएगा डी। अब 30 में आते हैं। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? 1992 में। ये सब तो बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए। द पावर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ पंचायत have been discussed in 11th schedule of the Indian Constitution. How many subjects are included? तो कितना सब्जेक्ट? 29 सब्जेक्ट। और 12th शेड्यूल में कितना है दोस्तों बताइए? 18 सब्जेक्ट है सर, देख लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें बोला 11th शेड्यूल में पंचायत राज में क्या नहीं है, तो हायर एजुकेशन कैसे आएगा पंचायती में? हायर एजुकेशन नहीं है, बाकी सब दिया हुआ है। सो पार्ट 9A was added to the Indian Constitution by which constitutional amendment? तो इसका क्या हो जाएगा?
तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। पार्ट 9A में क्या है? म्युनिसिपैलिटीज है, और 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। लोग पार्ट 9 में क्या है? पंचायत। 9A में क्या है? म्युनिसिपैलिटी। 9B में क्या होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये सब आपको लिख लेना है दोस्तों। कोऑपरेटिव सोसाइटी कब ऐड हुआ? तो 99 कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बना? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, जो कि अभी कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? अमित शाह जी हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज ए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। इस देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको रिजर्वेशन जैसे दिया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत गिवन इन आर्टिकल 243 डी, इलेक्शन कौन में दिया होता है? के में दिया है। फिर फाइनेंस किस में दिया है? बताइए। ये सब आपको देख लेना है, यही सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और कुछ अलग से इम्पोर्टेंट नहीं होता है। फिर अगला क्या है? प्रोविजन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो क्या इलेक्शन कमीशन किस में है? के में है। यहाँ बी दिया हुआ था, क्या आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। इसको आपको लक्ष्मीकांत में पूरा देख लेना है। 36 के बताइए दोस्तों। एट प्रेजेंट हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी? तो कितने यूनियन टेरिटरी है? ये सब तो बिल्कुल गलत। ये सब अगर आप गलत कर रहे हो तो आप ब्लंडर कर रहे हो, आप एग्जाम से बाहर हो जाओगे। फिर 37 देखते हैं दोस्तों। इसमें मिलान करना है। तो बैन ऑन इंटरफेरेंस ऑफ ए कोर्ट इन इलेक्शन मैटर, तो क्या हो जाएगा? 1 4 आर्टिकल 329। प्रोविजन ऑफ एडल्ट सफरेज, तो क्या हो जाएगा? B के 3। एडल्ट सफरेज किस में है? आर्टिकल 326। नो पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इनरोलिंग द वोटर लिस्ट, तो ये किस में हो जाएगा दोस्तों? आपका बी का क्या हो जाएगा? B का 3। सी क्या है? इलेक्शन बार किस कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल सी का हो जाएगा 1। और डी का क्या हो जाएगा? D का 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 37 का आंसर बी हो जाएगा। इसमें समझ में आया कि नहीं दोस्तों? बैन ऑन इंटरफेरेंस ऑफ ए कोर्ट इन इलेक्शन मैटर, तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल बताइए। आर्टिकल 329। फिर आपका प्रोविजन ऑफ एडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326। फिर 325 क्या है कि नो पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एनरोलिंग इन वोटर लिस्ट, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, बिल्कुल सही है ना दोस्तों? फिर क्या? जुडिशियल पावर है, जुडिशियल पावर नहीं है, क्वासी जुडिशियल पावर, एडवाइजरी पावर है। तो 1 3 4 किसमें? सी में। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्या है? 39। तो 39 में क्या है? तारकुंडे कमेटी। क्या है दोस्तों? तारकुंडे कमेटी। फिर क्या है? दिनेश गोस्वामी। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो ये दिनेश गोस्वामी कमेटी में इंट्रोड्यूस हुआ था। किसमें दोस्तों? दिनेश गोस्वामी में। तो बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर। तो तारकुंडे कमेटी क्या? तारकुंडे वाज नोन एज द फादर ऑफ सिविल लिबर्टी। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे 21 साल से 18 साल हो गया था वोटिंग एज। 21 साल से 18 साल किसके समय में? राजीव गांधी के समय। कौन सा अमेंडमेंट के तहत दोस्तों? तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ये पूछता है दोस्तों 21 से 18। बोहरा कमेटी था दोस्तों, ये बताया था कि नेक्सस है किसके? क्रिमिनल और पॉलिटिशियन के बीच में। बोहरा कमेटी बताया था। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी क्या है दोस्तों? ये बोला था कि स्टेट स्पॉन्सर्स इलेक्शन होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड करे इलेक्शन लड़ने के लिए, ऐसे बहुत पैसा सब खर्चा करता है। ये बोले थे इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। अगला 40 में देखते हैं दोस्तों। 40 में क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया इज एडमिनिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 10 हो जाएगा दोस्तों। पार्ट 10। 41 के देखते हैं। अंडर आर्टिकल 317 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चेयरमैन ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये सही है दोस्तों। According to Article 323 of the Constitution, it will be the duty of the Joint Service Commission to present annual report to President. ये प्रेसिडेंट को क्यों प्रेजेंट करेंगे? एक गवर्नर को करेगा, सब रिस्पेक्टिव गवर्नर को। तो केवल ए आंसर हो जाएगा।
अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेजेंट कौन करेगा? अपॉइंट और रिमूवल दोनों कौन करेगा? वो प्रेसिडेंट करेगा। लेकिन जो रिपोर्ट होगा वो गवर्नर को देना पड़ेगा। स्टेट पब्लिक सर्विस क्या है दोस्तों? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड, तो 42 का क्या हो जाएगा? बाय प्रेसिडेंट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। सी आंसर हो जाएगा। assertion और रीजन है दोस्तों। स्टेटमेंट द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये गलत है दोस्तों। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 280 में, और उसमें मेंशन है द चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सही है, तो क्या ए इज रॉन्ग एंड बी इज आर करेक्ट? तो डी आंसर हो जाएगा 43 का डी। अगला देखते हैं 44 का। इसमें पूछा है फाइनेंस कमीशन के बारे में, कौन सा सही है कौन? टू परमिट विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस कमीशन कहाँ है इसमें? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कौन परमिट करेगा विड्रॉवल मनी? तो ये पार्लियामेंट करेगा दोस्तों, पार्लियामेंट। टू डिस्ट्रीब्यूट द शेयर ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड एवं, इसमें फाइनेंस कमीशन का रोल है। टू कंसीडर एप्लीकेशन ऑफ स्टेट फॉर ग्रांट इन रोल है। टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट द वेदर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट आर कलेक्टेड टैक्स एज पर द बजट। एक कैग का है काम। तो क्या दो गो सही है? कौन सा? 3 और 4। अगला द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल हैज बीन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 269 है। ये कौन सा अमेंडमेंट के तहत कब इंट्रोड्यूस हुआ दोस्तों? 2016 में हुआ। बताइए कौन सा अमेंडमेंट? 100 की, 101 की, 102? कमेंट बॉक्स में बताइए आप। इन विच ईयर वाज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एस्टेब्लिश? कब एस्टेब्लिश हुआ था? बताइए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये हुआ था आपका दोस्तों 2004 में। कब हुआ था? 2004 में हुआ था दोस्तों। शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल किस में है बताइए? इसका आर्टिकल मैं एक थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा क्योंकि ये जरूरी है। आर्टिकल आप देख लो 338 में क्या है? 338 में आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल कास्ट का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 338 ए में क्या है दोस्तों? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब का है, एसटी स्टेट। और 338 बी में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 338 बी में, ये याद रखना, 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ए में शेड्यूल ट्राइब और बी में बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये बैकवर्ड क्लासेस वाला जो था दोस्तों, ये 1993 तक स्टैट्यूटरी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को 1993 में स्टैट्यूटरी पावर दे दिया गया और 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2018 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। किसको? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का किसके तहत? 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत बना दिया गया। स्टैट्यूटरी पावर कब? 1993 में मिल गया था। और 338 में क्या है? शेड्यूल कास्ट। 338 में शेड्यूल ट्राइब। कब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी पावर कब? 2000 कब हुआ? 2004 में। नहीं, स्टैट्यूटरी पावर नहीं दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एस्टैब्लिश 2004 में हुआ था। स्टैट्यूटरी पावर तो और पहले मिला था, तो इसको मिटा देते हैं। आप नोट्स कर लो दोस्तों, ये सब बहुत ही काम का चीज है। अगला देखते हैं। व्हेन वाज द नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन फॉर्म एंड गिवन स्टेटस? तो 1993 में फॉर्म हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेशन 2018 में मिला, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ यूनियन आर फर्स्ट प्रेजेंटेड टू व्हिच फ्लोइंग? तो किसको प्रेजेंट करता है बताइए? ये प्रेजेंट करता है पहले दोस्तों प्रेसिडेंट को। among the following was has the address parliament? तो अटॉर्नी जनरल को राइट है। अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल के तहत आता है? 76। व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नेशनल
फॉर वुमेन, कौन सा इंस्टीट्यूशन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कौन है? स्टैट्यूटरी बॉडी। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी कौन सा कमिश्नर है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वुमेन का? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है दोस्तों। कब बनी थी बताइए? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जनवरी 1992। कब बनी थी दोस्तों? 1992। जब आपका, इसको ऐसे याद रखो जैसे जब आपका 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992 में ही हुआ था, तो उसी समय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हुआ और उसी में 50% बिहार सरकार ने रिजर्वेशन दे दी पंचायत में। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैग, ये तो हल्का है 148। कैग क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 52 में देखते हैं क्या कैग के बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो प्रिपेयरिंग द प्रेजेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैग थोड़ा ना बनाएगा। ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्टिफाइंग नेट टैक्स प्रोसीड, सही है बी। अगला देखते हैं, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज पर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, हाई लेवल कमेटी इसको अपॉइंट करता है। हाई लेवल कमेटी में कौन रहता है बताइए? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, चेयरमैन। पीएम माननीय मोदी साहब चेयरमैन रहते हैं। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज, कोई भी सीजीआई और जज। अगर सीजीआई नहीं रहेंगे तो जज को नॉमिनेट करेंगे सीजीआई। तो कौन होता है? पीएम, लीडर ऑफ पोजीशन और सीजीआई। द टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन सा आर्टिकल में होता है दोस्तों? आर्टिकल 76। Which of the following is not true about the attorney general? He is a member of the house, member of the house नहीं होता है, इसका पावर होता है केवल कि कोई भी असेंबली में, स्टेट असेंबली में या पार्लियामेंट में वो स्पीच दे सकते हैं, मेंबर नहीं होते हैं। The qualification of attorney general are similar to those of, क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में होता है दोस्तों। क्वालिफिकेशन ये है कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। तो ये होगा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या है दोस्तों कंडीशन बताइए? 10 साल एडवोकेट होना चाहिए, 5 साल सक्सेसिव या एक ही हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, और इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश पर्सन होना चाहिए, डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होना चाहिए, ये होता है। तो सब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का फंक्शन टू सर्व द चेयरमैन ऑफ सालसा, ये क्या है? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। तो ऐसा आप मतलब देख के कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी ऑप्शन पढ़ना ही है, कहीं कहीं आपको शॉर्टकट भी अपनाना है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल? कोई टर्म फिक्स नहीं है, नो फिक्स टर्म, डी होगा। प्लेजर ऑफ गवर्नर के तहत ही अथी करता है। नीति आयोग क्या है? जो आपका पहले नीति आयोग के पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन, तो वो टॉप डाउन अप्रोच अपनाता था, तो नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच अपनाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61, which of the following is an objective of नीति आयोग? तो to allocate financial resources to a state and union territory, क्या है ये? इसका फंक्शन है, क्या है दोस्तों 61 का? to allocate financial resources to a state and union territory। अगला देखते हैं, the first vice chairman of नीति आयोग अरविंद पनागरिया। 63 के देखते हैं, which body replaced the national development council? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कौन रिप्लेस किया था? ये नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल रिप्लेस किया। Which of the following is not the function of National Human Rights Commission? क्या फंक्शन नहीं है बताइए? 64 का क्या हो जाएगा? तो ये फंक्शन नहीं है कि पनिशिंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये खुद पनिश नहीं करता है, सी आंसर है। बाकी फंक्शन है इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट अवेयरनेस, रिव्यूइंग द सेफगार्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ह्यूमन राइट, ये सब फंक्शन है, लेकिन खुद पनिश नहीं कर सकता। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन टेक अप द केसेस ऑन इट्स ओन सी मोटो बाय कंप्लेन और कोर्ट रेफरल, सी आंसर हो जाएगा 65 का। सी मोटो मतलब क्या होता है? खुद से,
मेन वाज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज एस्टेब्लिश, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1992 में। कब एस्टेब्लिश हुआ दोस्तों? 1992। क्या है? स्टेचुरी बॉडी है। क्या है? स्टेचुरी बॉडी। अगला क्या है? 67। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डज नेशनल वुमन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट मॉनिटर फॉर चाइल्ड राइट? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, सभी हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए संथन कमेटी। यही संथनम कमेटी के तहत सीबीआई भी बनी थी दोस्तों। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन असर्शन और रीजन है दोस्तों। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज इंडिपेंडेंट पावर टू प्रोसिक्यूट करप्ट ऑफिशियल। क्या है इंडिपेंडेंट पावर इनको? तो इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। सीबीसी इज स्टेचुरी अंडर द सीबीसी एक्ट 2003। ये सीबीसी तो बना था पहले ही, लेकिन 2003 में स्टेचुरी पावर मिला था। ये रीजन सही है, तो ए इज रॉन्ग, आर इज करेक्ट, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। कब बना दोस्तों? बताइए। ये स्टेचुरी बॉडी है। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी भी 1992 में बना है। कब बना है? 1992 में। का है? स्टेचुरी बॉडी है। STATUTOR स्टेचुरी बॉडी है। अगला देखते हैं। इट कैन इन्वेस्टिगेट मैटर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी। सही है। द रिकमेंड इट रिकमेंड अ स्टेप फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर। सही है। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 3। इसमें मोर एक अथी है दोस्तों कि जैसे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप समझ लेना। एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 6 रिलीजियस कम्युनिटीज हैव बीन नोटिफाइड एज ए माइनॉरिटी कम्युनिटी। 6 रिलीजियस कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसको कंसिडर किया जाता है। पहला क्या है? मुस्लिम, सेकंड क्रिश्चियन, फिर थर्ड सिक्स, फोर्थ बुद्धिस्ट, फिफ्थ पारसी, और सिक्स जो कि 2014 में इंक्लूड हो गए जैन। अगला देखते हैं 71st। इसमें मिलान करना है, तो मिलान तो आपको आराम से कर देना, बिल्कुल हल्का है, आप देख लो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एप्लेट अगेंस्ट सेंट्रल के लिए होगा, स्टेट के लिए होगा, इसका ये होगा, तो बी आंसर हो जाएगा 71 का। 72 का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नर ऑफ। सही है। द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बिल्कुल गलत है। क्या है? एक करेक्ट नहीं पूछा है, तो कौन अपॉइंट करते हैं? गवर्नर अपॉइंट करते हैं, हटाते हैं भलो प्रेसिडेंट। तो ये बी गलत है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2019 मेड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस? तो ये क्या चेंज लाया है राइट टू इंफॉर्मेशन? तो ये डी हो जाएगा। मेड टेन्योर ऑफ सैलरी ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। डी आंसर हो जाएगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में, इट वाज फॉर्म ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संसद कमेटी। सही है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू करप्ट इकोनॉमिक क्राइम। सही है। तो सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। 74 का क्या हो जाएगा? 74 का सी हो जाएगा। 75 में अब देखते हैं। विच कोर्ट कैन डायरेक्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट केसेस विदाउट स्टेट कंसेंट? रिसेंटली बहुत इशू हुई थी दोस्तों, जहां स्टेट में दूसरा जो दूसरा अलग पार्टी रूल कर रही है बीजेपी से, वहां पे थोड़ा इशू हुई थी कि सीबीआई जाकर बिना कंसेंट का नहीं कर सकता कुछ इन्वेस्टिगेट। तो ये सब को लेकर कोर्ट में गए थे लोग, तो इसमें पावर दिया गया कोर्ट के अनुसार कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास पावर है कि विदाउट कंसेंट, विदाउट स्टेट कंसेंट कोर्ट पावर दे सकती है कि स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट कर सकता है सीबीआई। व्हाट वाज द चेयरपर्सन हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन लोकपाल? तक पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा लोकपाल? क्या करेक्ट नहीं है वो दिया गया? तो इसमें चेयरपर्सन मस्ट बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली गलत है। वो जज भी हो सकता है।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ लोकपाल लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट, कौन सा फीचर नहीं है ये पूछ रहा है इसमें दोस्तों। तो इसमें लोकपाल कैन नॉट टेक कंप्लेन अगेंस्ट एनजीओ रिसीविंग फॉरेन एड, ये फीचर नहीं है, कर सकता है। 10 अगर 10 लाख से ऊपर एनजीओ कोई रिसीव कर रहा है एनजीओ से, एनजीओ में फॉरेन एड, तो उसमें इन्वेस्टिगेट कर सकता है लोकपाल। अगला क्या है, सॉरी दोस्तों सर्दी हो गया थोड़ा। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये क्या सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। द चेयरपर्सन ऑफ द एनडीएमए इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है दोस्तों। द मेंबर ऑफ एनडीएमए नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन, सही है। तो क्या हो जाएगा 103। हु आर द मेन इमीडिएट रीजन फॉर द इनएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, क्या रीजन है? तो ये आ गया था सुनामी 2004 में, इंडियन ओशियन सुनामी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या फंक्शन नहीं है? तो प्रोवाइडिंग लोन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट प्लान, ये फंक्शन नहीं है। बाकी आप पॉज करके ऑप्शन पढ़ सकते हो। Which of the which action taken by National Disaster Management Authority is to further the objective mitigation? Mitigation मतलब कम करना है, खत्म करना है उसको होने से। तो बी आंसर हो जाएगा रिकमेंडेशन ऑफ नेसेसरी अमेंडमेंट इन द लॉ। व्हाट इज द हु इज द चेयरमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएमए? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल? तो चेयरमैन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो कौन होगा रिस्पॉन्सिबल? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट? तो 1955 में फर्स्ट लॉ कमीशन कंस्टिट्यूट किया गया था। कब? 1955 में। और अभी तक कितना कमेटी कंस्टिट्यूट हो गया दोस्तों? 23rd, रिसेंटली 23rd हुआ है। उसका अध्यक्ष कौन है आपका, बताइए? दिनेश माहेश्वरी है। कौन? दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which article of the Indian Constitution provide the law made before the Constitution will continue in force unless repealed amendment? तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 300, क्या हो जाएगा? आर्टिकल 372 होना चाहिए दोस्तों, आर्टिकल 372। 87 का देखते हैं। ये किसके लॉ कमीशन के बारे में? इट कैन कंसिडर रिसर्च रिक्वेस्ट सेंड बाय फॉरेन कंट्री इफ दे आर रेफर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही है। इट गिव्स ओपिनियन टू द गवर्नमेंट ऑन मैटर रिलेटेड टू द लॉ एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन बट ओनली व्हेन प्रपोज्ड बाय पार्लियामेंट, ये गलत है दोस्तों। इट आल्सो फंक्शन टू सिंप्लीफाई एंड मेक लॉ एक्सेसिबल, ये सही है। तो 1 और 3 कहाँ है? सी हो जाएगा। 88 में आते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिलिमिटेशन? डिलिमिटेशन रिसेंटली बहुत न्यूज में दोस्तों, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें स्टेट और सेंटर में क्या है, कौन सा आर्टिकल है, सब देख लेना। 70 182 है कि क्या है, सब देख लेना था। क्या? इंश्योरिंग इक्वल पॉपुलेशन इन ऑल कंस्टिट्यूंसी, ये इसका मोटो है। व्हाट टाइप ऑफ बॉडी इज द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये स्टेचुअरी बॉडी है। क्या दोस्तों? स्टेचुअरी बॉडी। 90 अभी तक कितना डिलिमिटेशन बन चुका है दोस्तों? 4 कमीशन। कब कब? 1952, 63, 73 और 2002। यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछी गई थी दोस्तों। 4 हो जाएगा इसमें। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? द इलेक्शन इंडिपेंडेंट बॉडी है, आर्टिकल 324 में। विच ऑफ द फ्लोइंग कमीशन डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल? तो कौन सा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में नहीं आता है। आगे देखते हैं 93 के। विच पार्ट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा जो 97 का पहले भी मैंने बताया 2011 में हुआ था? तो 9 बी। 9 ए में क्या? म्युनिसिपैलिटीज। According to 9B of the Indian Constitution, what is the maximum number of member a cooperative society can have on in the board? 21 maximum number of member हो सकता है कोऑपरेटिव। अभी कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? अमित शाह, जो कि होम मिनिस्टर भी है। Who will determine the minimum qualification auditor or audit firm involved in audit of cooperative society? तो ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा।
According to the Indian Constitution, in which article is the definition of cooperative society given? The article 243 ZH. अगला देखते हैं। अगला क्या है? According to official language act 1963, for how long will the use of English language continue in the function of central government? तो फॉर 97 का आपका हो जाएगा दोस्तों फॉर इंडेफिनिट टाइम, कुछ ऐसा टाइम फिक्स पीरियड नहीं था। इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी मस्ट बी परफॉर्म इन इंग्लिश लैंग्वेज? द प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सही है, प्रोसीजर ऑफ द हाई कोर्ट सही है, बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट, बिल इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट हिंदी में भी हो सकता है ट्रांसलेट करके, ऑफिशियल लैंग्वेज था वह 1 2 4 होगा, 3 नहीं होगा, 1 2 4 सी आंसर हो जाएगा। Which of the following language were added to the 8th schedule through the 92nd Constitutional Amendment Act of 2003? ये पूछता है दोस्तों, तो ये मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो आंसर हो जाएगा। सोमा क्या? इन इंडिया अंडर हुज jurisdiction does the decision of dispute related to the election fall? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। 100 का क्या हो जाएगा बताओ? 100 का बी। अब 101 का आते हैं। As per the recommendation of Balwant Rai Mehta Committee, the three-tier system of in Bihar started function from 2001. थ्री टायर सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी जो रिकमेंड किया था वो बिहार में कब से स्टार्ट हुआ? 2001 में। बिहार पंचायती राज सिस्टम कब पास हुआ दोस्तों? तो 2000 कब हुआ बताइए? 2006 में। और बिहार म्युनिसिपल सिस्टम 2007 में। ये सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? 102। बिहार पंचायती राज 2006 वाला 50% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए सही है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब गेट रिजर्वेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, ये सही है दोस्तों। बैकवर्ड क्लास गेट 25% रिजर्वेशन एट ऑल लेवल, ये गलत है दोस्तों। बैकवर्ड क्लास गेट मैक्सिमम 20% रिजर्वेशन, नॉट 25%, मैक्सिमम 20% इन ऑल लेवल। बैकवर्ड क्लास कितना? 20%। द कोरम ऑफ ग्राम सभा 1/20 हो जाएगा। According to Bihar Panchayati Raj Act 2006, on how many population is the ग्राम पंचायत फॉर्म? ग्राम पंचायत कितना पॉपुलेशन में फॉर्म होगा? ये 7,000 पे फॉर्म होगा दोस्तों। कितना? 7,000 पे होगा फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 का ए। द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत इज 5 ईयर, सही है। इसमें करेक्ट पूछा है। 1 वार्ड मेंबर इज इलेक्टेड फॉर एवरी 500 पॉपुलेशन, क्या दोस्तों ये सही है? ये भी सही है आपका। द मुखिया एंड उप मुखिया सबमिट द रिजर्वेशन सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत, ये गलत है। मुखिया और उप मुखिया किसको सबमिट करेगा बताइए? किसको सबमिट करेगा दोस्तों बताइए? द चेयरमैन, मुखिया और उप मुखिया किसको सबमिट करेगा? तो मुखिया सबमिट द रिजर्वेशन टू द डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर, किसको? डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर को। 106 में देखते हैं जिला परिषद। द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद सबमिट हिज रिजर्वेशन टू जिला मजिस्ट्रेट, सही है। द वाइस चेयरमैन ऑफ जिला परिषद सबमिट द रिजर्वेशन, ये गलत है। द मेंबर ऑफ जिला परिषद सबमिट द रिजर्वेशन टू चेयरमैन, क्या हो जाएगा दोस्तों? 106 का बताइए? सही है। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। द टीम इंडिया हैव अ नॉलेज इनोवेशन हब, ये तो बहुत ही बात हुआ है इस पे दोस्तों। नीति आयोग। 107 का बी। 108 का क्या होगा? Who are the first Chief Justice of Patna High Court? Sir Edward Bernard Des Champier. How many permanent and additional judges are there in Patna High Court? तो permanent judge कितना? 29, additional judge कितना? 14, तो B आंसर हो जाएगा। Who is the highest administrative officer in the state government? तो Chief Secretary highest administrative authority होते हैं। Which state government has announced a sponsor of 15 crore for the Indian state खो-खो टीम फ्रॉम जनवरी 2025 टू जनवरी 2027? उड़ीसा गवर्नमेंट। Which state has become the first state in Northeast India to distribute property card under the survey of village abadi and mapping with improvised technology in village area स्वामित्व स्कीम? तो कहाँ है दोस्तों? मिजोरम हो जाएगा आंसर इसका। अगला 113 देखते हैं। रेल मेट्रो की बात की गई है दोस्तों।
तो क्या इंडिया हैज बिकम फोर्थ? नहीं दोस्तों, इंडिया थर्ड है। क्या है थर्ड? चाइना और अमेरिका के बाद थर्ड है, चाइना एंड अमेरिका के बाद थर्ड है। अगला क्या है? मेट्रो स्टार्टेड इन 1986? नहीं, 1984 में, जब इंदिरा गांधी का जिस साल मृत्यु हुई थी उसी समय मेट्रो स्टार्ट हुई थी कोलकाता में, 1984 में। एट प्रेजेंट इंडिया मेट्रो रेल नेटवर्क है एक्सीड 1000, ये सही है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड, ओनली थर्ड है, सी। टू whom the first citizenship certificate issued under citizenship amendment act in बिहार? किसको मिला? तो मिलना आपको दोस्तों सुमित्रा रानी शाह। 114 क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? सुमित्रा रानी शाह। सीए के तहत, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत मिला। अशोक श्रीवास्तव, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पूर्वांचल भोजपुरी महासभा, पास्ट अवे ऑन 31 दिसंबर 2024, बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? गोपालगंज से। Who released the book titled Jammu and Kashmir Ladakh Through the Ages? Amit Shah. The United States of America and Russia are at the first and second place respectively. China and India are the third and fourth place respectively. तो 117 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? बताइए 117 का क्या पूछ रहा है? फॉल्स स्टेटमेंट, दोनों सही है, नाइदर वन नाइदर टू। ये तमिलनाडु का, तमिलनाडु इज सेटिंग इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी टू एडवांस, ये गलत है, महाराष्ट्र। A task force comprising experts from academic, industry and government has been formed to lead. ये सही है दोस्तों। The university will focus, क्या है? The university will focus on research and development, technology advancement, skill development, AI, ये सही है। तो यहाँ पूछा इनकरेक्ट दोस्तों, तो इनकरेक्ट क्या है? केवल वन है। The 13th Equivariant annual military exercise were held between India and which country? Maldives. Which state government has launched Nodi Bandhan scheme? तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, नोडी। Where will the 17th BRICS summit held? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में होगा। 16 कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रशिया में हुआ था। हर खेत स्वच्छ खेत अभियान कहाँ चालू किया गया था? ये हरियाणा में। 123 का इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप याद रखें। तो अब तो 12 लाख कितना पैसा कर दिया गया? जीरो टैक्स होगा अब तो, 12 लाख जीरो। फिर 12 से 16 कितना है? 12 से 16 15 है, सही है। 16 से 20 क्या है? 20 है। अब 20 से 24 क्या है दोस्तों? 20 से 24 25 है दोस्तों, 30 नहीं है, 25 है। अब एभव 24 कितना है? एभव एभव 24 है कितना? 30%। एभव 24 लाख 30% है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, सी आंसर। ग्रेट निकोबार आइलैंड के बारे में, इट एम्स टू बिल्ड इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसपोर्ट, ए ग्रानफील्ड एयरपोर्ट, टाउनशिप एंड पावर प्लांट। इट इज क्लोज टू पाक स्टेट, ये पाक स्टेट की क्लॉज नहीं है दोस्तों, स्टेट ऑफ मलाक्का की क्लॉज है। किसका? मलाक्का का। इट इज डिजाइन टू लिंक इमोर्टल ग्लोबल ट्रेड रूट विथ इंडियन ओशियन एंड पनामा कैनाल। सही है। तो क्या 2 और 3 सही है? आप पूछा क्या फॉल्स था केवल? सॉरी दोस्तों, मलाक्का 2 और 3 गलत है ना दोस्तों, मैं पागल हो गई। 2 और 3 गलत है, 2 और 3 किसमें गलत है? तो 2 और 3 कहाँ है आंसर? बी। 125 में देखते हैं, हु ऑर्गेनाइज द पर्पल फेस्ट फेस्टिवल फेस्ट 2025 राष्ट्र दिवस? द पर्सन विद डिसेबिलिटी। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने, मतलब प्रेसिडेंट के आंख से आंसू आ गई थी एक प्रोग्राम में, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी थे उनको सुनकर, उनके क्रिएटिविटी को देखकर। वेयर वाज द कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर? तो गुरुग्राम। वुमेन फ्रॉम विच कंट्री हैज स्टार्टेड कैंपेन कॉल्ड लेट्स स्टडी? तो अफगानिस्तान।
According to Central Economic Survey 2024-25, how much the female labor force participation increased? तो ये 20% अप्रोक्स, 23 से आपका 43 पहुंच गया है सर। According to RBI remittances survey 23-24, how much remittances we received in 2024? तो 129.1 बिलियन। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया रिसीव करता है, लेकिन अभी गल्फ जो वेस्ट में बार हो रही है उससे बहुत नुकसान होगा दोस्तों। अगला देखते हैं। Which state become the first state in India to achieve complete digital literacy? तो ये केरला होगा। The bridge at the height 359 नहीं है दोस्तों, 459 नहीं है, 359 है मीटर फ्रॉम द रिवर रियासी डिस्ट्रिक्ट, ये 359 होगा। दिस ब्रिज इज 2 किलोमीटर लॉन्ग, नहीं 1.31 किलोमीटर लॉन्ग है। तो फॉल्स, दोनों फॉल्स है, सी आंसर हो जाएगा 131 का सी। 132 में क्या है? Which Indian boxer has won the gold medal in men's 70 kg category in the World Boxing Cup being held in Brazil? तो हितेश गुलिया। Which state has officially declared heat wave and sunstroke situation as a state-specific disaster? Tamil Nadu. Who has issued India first certified green municipal bond? कौन इशू किया है दोस्तों? तो ये आपका गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू किया है। कौन इशू किया है? गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 150 करोड़ इससे कम अभी तक कलेक्ट कर लिया है। 135 का देखते हैं। ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, इसमें चेंज हुआ है दोस्तों। इसमें क्या है? फिनलैंड नहीं है दोस्तों। कौन है फर्स्ट पे? फिनलैंड नहीं है। कौन निकालता है पहले? तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। फ्रीडम प्रेस इंडेक्स कौन निकालता है? रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। फर्स्ट पे कौन है? नॉर्वे। फिनलैंड नहीं है, नॉर्वे है। इंडिया इज रैंक 161, नहीं, इंडिया रैंक कितना है? 151। सुधरा है थोड़ा। अफगानिस्तान नहीं है लास्ट पे, इरिटेरिया लास्ट पे, इरिटेरिया, इरिटेरिया। तो सब गलत है, डी आंसर हो जाएगा। 136 के देखते हैं। Which is the first state to launch India first AI powered real time forecast alert system? तो मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। Which state government has become first state to establish future department in budget 2025? तो ये हरियाणा बना है। 138 के। खेलो इंडिया बीच गेम से क्वेश्चन है दोस्तों। Its inauguration was held on 19 May 2025 at Dhogala Beach in Diu, and closing ceremony was held in INS Khurki Memorial in Diu. Its mascot was Pearl Dolphin। सही है, 1-2 सही है। हरियाणा टॉप नहीं किया है, मणिपुर टॉप किया है। तो 1-2 सही है, तो ये आंसर हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा दोस्तों? सही। टॉप कौन किया है? मणिपुर। Which country launched the world first national level crypto tourism payment? तो ये भूटान लॉन्च किया है। Where was the 42nd नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में। अब यहाँ से मैथ है दोस्तों। मैथ का आपको, आप देख के बनाओ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना, और बाकी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप पॉज करके बनाना, उसके बाद मिलाना। तो 141 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर दोस्तों। 142 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 143 का देखते हैं। 143 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 144 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 146 का क्या हो जाएगा? इसमें इसमें अरेंज करना है दोस्तों। तो जैसे आदित्य है तो कितना लीटर? 2, 2, 4, 5, 6, तो 6 लीटर है तो 6 हो जाएगा। फिर 2 अथी हो जाएगा, तो 6 को ये कर देंगे। 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, और 2 से 2 कट जाएगा। 34, 30 चौका 120, 120 360, बी आंसर हो जाएगा। How many words of letter can be created using only consonant of the English alphabet? तो इसको कैसे करना है दोस्तों बताइए। 146 का कैसे करना है? तो इसका सिंपल आप कैलकुलेशन कर लेना। इसका आप परम्यूटेशन से निकाल देंगे। 21 P3, तो क्या हो जाएगा? 21 फिर 18,
फिर 21 में से 3 18, तो 21 20 और 19 को गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा ए हो जाएगा आपका। 147 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 3 वर्ड्स है, क्या है, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग टू बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्विंग, तो स्विंग दो दो चार 5 वर्ड है, तो 5 P3 कर देंगे, 5 P3, तो 5 कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 हो जाएगा, तब 5 गुने 4 गुने 3, तो 5 60 आंसर हो जाएगा। इसमें आपका क्या करना है दोस्तों, इसमें आपका 148 में क्या करना है बताइए। इसमें आपका होगा, बताओ देख के, इसमें जैसे इससे किया है दोस्तों, चरतीय 12 और सत्य 21, ये 4 सिंगल लिया, चरतीय 12 सत्य 21, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो इसमें सेम किस में आ जाएगा आप बताइए, ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 40 लिख करते हैं तो नहीं होगा, 16 करते हैं तो नहीं होगा, 8 3 करेंगे तो हो जाएगा, तो 8 8 64 और 3 8 24, तो 83 हो जाएगा आंसर इसका। 149 का देखते हैं, 149 का बी आंसर हो जाएगा 40। 150 का क्या हो जाएगा, 150 का सी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दोस्तों, आपको पूरी तरह से सही से आपको ये बनाना है, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और पूरी तरह से 100% देकर, 100% कंसंट्रेट होकर, आपको इस बार भी 100 एसडीएम का सीट है दोस्तों, और अगर पीटी निकल जाता है तो मेंस में उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। मेंस में अगर आप डीआई सही कर लेते हो तो आपका रिजल्ट कंफर्म होगा, और डीआई आप 72 में 72 लाते हो तो आप अच्छा एसडीएम भी बन सकते हो, क्योंकि और बाकी बहुत एवरेज है, आप 3 महीना जो समय मिलता है पीटी के बाद उसमें आप आराम से कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों कि आप इस चैनल को और रिकमेंड करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।